हाय गाइस, वेलकम टू द इंग्लिश नोटबुक यूट्यूब चैनल। तो इस सीरीज में हम लोग टीचिंग मेथड्स के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो T20 सीरीज हम लोग चला रहे हैं, तो उसमें डेली हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन करते हैं। प्रीवियस क्लास में जो मिसलेनियस क्वेश्चन की जो सीरीज हम लोग जो हमने रखी थी, लेकिन आज से हम लोग जो हमारे टीचिंग मेथड है उसको प्रायोरिटी देते हुए टीचिंग मेथड का एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आइए बिना किसी देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, द बेस्ट वे टू टीच अ कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट्स इज टू प्रोसीड फ्रॉम। चार ऑप्शन अगर आप देखेंगे, डिफिकल्ट टू सिंपल, अननोन टू नॉन, नॉन टू अननोन, अननोन टू नॉन और एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा टीचिंग मैक्सिम्स के बारे में। टीचिंग मैक्सिम्स क्या कहती है कि जो भी कंटेंट डिलीवर किया जाए या कंटेंट या कोई भी कॉन्सेप्ट आज स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हैं, तो उसको आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ आप ले जाते हैं। यानी पहले आप उसको वो कंटेंट आप लोग या वो कॉन्सेप्ट आप लोग सिखाते हैं, डिलीवर करते हैं जो सिंपल हो, उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली आप डिफिकल्ट लेवल की तरफ, कॉम्प्लेक्स लेवल की तरफ मूव करते हैं। ऐसे ही टीचिंग मैक्सिम्स की मैं बात करूं, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है डिफिकल्ट टू सिंपल, जो हो नहीं सकता। अननोन टू नॉन, ये भी नहीं। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट नहीं। नॉन टू अननोन जो है, क्योंकि नॉन जो होता है, जो सिंपल होता है, और अननोन जो होता है वो किसी भी लर्नर के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसे कई सारे प्रिंसिपल है, लाइक कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, नॉन टू अननोन, सिंपल टू डिफिकल्ट। ठीक है, तो वैसे ही ध्यान रखना, टीचिंग मैक्सिम्स के अंदर अगर हम देखें तो ये जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। बाकी ये सारी चीजें हम हमारे ऑनलाइन कोर्स में भी पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो मुझे लगता है कि काफी इजी आप लोगों के लिए काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखें, फ्रॉबेल्स मेथड्स ऑफ टीचिंग आर बेस्ड ऑन फोर बेसिक प्रिंसिपल्स। एक फ्रॉबेल भैया है, उन्होंने टीचिंग जो हमारा टीचिंग जो है, उस टीचिंग पर बेस्ड चार प्रिंसिपल्स की बात की थी। उनमें से यहां पर कह रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट। इससे क्या प्रूव हुआ कि जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चार ऑप्शंस में से तीन ऑप्शंस ऐसे हैं जो फ्रॉबल भैया के टीचिंग मैक्सिम्स का पार्ट है, और एक प्रिंसिपल जो है वो उस मैक्सिम का पार्ट नहीं है। तो ये फ्रॉबल है कौन? आखिर ये कौन से नेताजी है? अगर मैं बात करूं तो ये वही इंसान है जिसने किंडरगार्टन के बारे में आप लोगों को बताया, या किंडरगार्टन जो है उसको इंट्रोड्यूस किया। किंडरगार्टन जिसको चिल्ड्रंस गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, और उन्होंने प्ले वे मेथड को, प्ले वे इन्होंने प्ले वे मेथड को भी इन्होंने एक तरह से हम कह सकते हैं इसको इवॉल्व किया। तो ये फ्रॉबेल भैया है जिन्होंने जो चार प्रिंसिपल्स दिए थे, उसमें है प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ये उनमें से एक प्रिंसिपल है। बिल्कुल, फ्रॉबेल भैया का मानना है कि अगर स्टूडेंट के सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जाए कि वो क्रिएटिविटी के थ्रू या क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व होके नई नई चीजों को सीखना स्टार्ट कर दे, तो ये उसकी लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय गेम्स, प्रिंसिपल लर्निंग बाय गेम्स की बात तो नहीं करता। हाँ, गेम जो है वो लर्निंग का पार्ट जरूर है, लेकिन यहाँ पर वो गेम्स की बात नहीं करता। वो प्रिंसिपल ऑफ सोशेबिलिटी की बात करता है। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम का मीनिंग होता है सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन की बात वो करते हैं। तो कहने का मीनिंग ये हुआ, जो चार ऑप्शन अगर हम देखें तो बी आंसर जो है वो यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी वेबसाइट्स पर, हमारे इंटरनेट पे भी अगर आप सर्च करेंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स पर प्रिंसिपल ऑफ सोशेबिलिटी को इसका करेक्ट आंसर माना गया है, जबकि बिल्कुल नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ सोशेबिलिटी जो है वो उन चार प्रिंसिपल में से मेजर प्रिंसिपल में से है। तो आपको ध्यान रखना है,
ऑल्दो वो गेम्स पर भी इम्फेसिस तो देते हैं, लेकिन इन चार ऑप्शन में से तीनों पर तो क्लियरली उन्होंने बात की है। यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ गेम्स की बात उन्होंने नहीं की, वो एक पार्ट के जरूर एक पार्ट की तरह उन्होंने जरूर यूज में लिया है। तो हम यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय गेम्स जो है वो उसका पार्ट नहीं है। गेम सिर्फ लर्निंग के लिए एक एक मीडियम है, ठीक है, सिर्फ गेम्स के थ्रू लर्निंग जो है वो उसमें नहीं होती। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफी बढ़िया क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव टाइप का ऑफ क्वेश्चन है। इट मीन्स आपको आपके अंतर मन से, सेल्फ कॉन्शियस से इसका आंसर आपको यहाँ पर करना होता है। यहाँ कहा गया है कि सपोज अ स्टूडेंट वांट्स टू शेयर हिज प्रॉब्लम्स विद हिज टीचर। एक स्टूडेंट जो है वो अपने टीचर से अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहता है। ही विजिट द टीचर्स हाउस, वो टीचर के घर विजिट करता है फॉर द पर्पस, उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। तो टीचर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना कि बच्चा जो है, वो स्टूडेंट जो है वो टीचर को अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहता है। इट मींस किसी और पर्सन, देखो जैसे हो सकता है वो अपने पेरेंट्स से भी शेयर कर सकता था, वो और किसी से भी शेयर कर सकता था, लेकिन उसने आपको शेयर के लिए आपको चूज किया। तो इट मींस इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? कॉन्टेक्ट द स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड सॉल्व हिज प्रॉब्लम। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप स्टूडेंट को कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करेंगे। हो सकता है वो ऐसी बात जो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकता, वो आपसे शेयर कर रहा है। तो आप अगर उसके पेरेंट्स तक अगर वो चीज या इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हैं, तो इससे स्टूडेंट जो है इन फ्यूचर अपनी प्रॉब्लम को भी शेयर नहीं करेगा। ए जो है वो आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट का है सजेस्ट इन दैट ही शुड नेवर विजिट हिज हाउस। अगर आप ऐसा करते हैं कि उसको ये कहते हैं कि तू दोबारा मेरे घर आना भी मत, या मजाक की बात ये है, लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर वो ऐसा सजेस्ट करते हैं कि उसको उस टीचर के घर नहीं आना चाहिए, तो ये भी उसके डिमोटिवेशन का कारण बनेगा। ऑप्शन बी भी यहाँ पर नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी की तरफ अगर मैं जाऊं, तो सजेस्ट हिम टू मीट द प्रिंसिपल। आप अगर उसको कहते हैं कि प्रिंसिपल से जाकर मिलो, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनसे लो, ये भी उसको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट करता है। क्यों? क्योंकि अगर सिंपल सी बात है, आप तक आया है तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपसे ही डिमांड कर रहा है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप उसको रीजनेबल हेल्प उसकी करो, और उसके मोराल को बूस्ट करने की, उसके आत्मविश्वास को बूस्ट करने की, बढ़ाने की कोशिश करो। तो डी जो है वो यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज मस्ट फॉर अ गुड टीचर बिकॉज। अब सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग होता क्या है, इसको सीखने की अगर मैं बात करूं प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग ये अलाउ करता है कि जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, वो स्वतः ही अपनी तरफ से नई नई चीजों को सीखने के लिए प्रेरित हो। तो ये कह रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग से क्या बेनिफिट है? द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग इज मस्ट फॉर अ गुड टीचर। किसी भी टीचर के लिए प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग का होना काफी आवश्यक है। इससे क्या होता है? इट हेल्प्स टू मेक कंटेंट इंटरेस्टिंग। इससे कंटेंट जो है वो इंटरेस्टिंग बनाने में हेल्प मिलती है। आप स्टूडेंट के लिए ऐसा सिंपल, ऐसा इंटरेक्टिव कंटेंट, ऐसा इंटरेस्टिंग कंटेंट आप लोग बनाएंगे, सो दैट स्टूडेंट खुद उस चीज को, उसको एक्सेप्ट करके, उसको उसके आधार पर नई नई चीजें सीखने के लिए वो एक तरह से प्रेरित हो। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन, बिल्कुल। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द कंटेंट बाय सिंपल मेथड, और इट सेव्स टाइम। सही आंसर इसमें ए रहने वाला है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग जो है वो कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी ये भी अच्छा क्वेश्चन है। Which principle states that best learning takes place when the teacher is successful in arousing the interest? भाई सिंपल सी बात है, देखो, अराउज का मीनिंग होता है उत्पन्न करना, क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना, ठीक है। इंटरेस्ट कब अराउज होगा? जब कोई भी लर्नर किसी काम को करने के लिए मोटिवेटेड हो, ठीक है। तो इट मीन्स मैं कह सकता हूं, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन ये एंश्योर करता है कि जो स्टूडेंट है उसमें इंटरेस्ट अराउज हो,
सो दैट वो अच्छी अच्छी स्टडी, बेस्ट लर्निंग जो है वो कर सके। तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ स्टिमुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ गोल सेटिंग और प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन जो है वो बिल्कुल नहीं हो सकते। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड जो है जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आप लोगों को इस सीरीज के थ्रू मैं करवा दूंगा। आपको पहले भी बता चुका हूं कि प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन को सुपर हाईवे फॉर लर्निंग भी कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग को प्री रिक्विजिट फॉर लैंग्वेज लर्निंग भी कहा जाता है। तो काफी सारे क्वेश्चन जो है वो इससे बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो लैंग्वेज समझना क्या कहता है। टू मेंटेन द मोमेंटम। भाई मोमेंटम क्या होता है? आप लोग क्रिकेट देखते हैं तो आप क्रिकेट में मोमेंटम वर्ड सुनते होंगे। मोमेंटम का मतलब काम को करने की जो रिदम बनी रहती है, जो एक लय बनी रहती है, उसको मोमेंटम कहते हैं। जो फ्लो बना रहता है, स्मूथ फ्लो, वो कब होगा? क्लास में मोमेंटम कब बना रहता है? द बेस्ट थिंग अ टीचर कैन डू इज, भाई मोमेंटम बनाए रखने के लिए टीचर क्या क्या कर सकता है? देखो, टू प्रोवाइड फ्रीक्वेंट ब्रेक्स। ब्रेक वर्ड आते ही हमें पता चला, ब्रेक्स इन द लेसन कीपिंग टास्क एंगेजमेंट हाई। बार बार अगर आप लेसन के दौरान ब्रेक्स देंगे तो उससे मोमेंटम जो है वो कहीं ना कहीं टूटता है, मोमेंटम खत्म होता है। तो ऑप्शन ए तो पॉसिबल है नहीं। टू वर्क अराउंड एंड एंगेज द स्टूडेंट्स इन देयर वर्क। आप स्टूडेंट्स को डोमिनेट करके, आप उसके आसपास घूम के आप उसको काम करने के लिए उसको एंगेज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। टू अवॉइड इंटरप्शंस और स्लो डाउन कीपिंग टास्क एंगेजमेंट हाई। यानी जो बीच बीच में जो बाधाएं उत्पन्न होती है, जो इंटरप्शंस होते हैं और जो ऐसी चीजें जिससे काम जो है वो स्लो डाउन होता है, इस चीज को दूर करके हम क्लास के मोमेंटम को बढ़ा सकते हैं या मेंटेन कर सकते हैं। ये ऑप्शन जो है मुझे लग रहा है। एक बार फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। टू हैव ऑल द लेसन मटेरियल प्रिपेयर्ड इन द एडवांस। मटेरियल का पहले से प्रिपरेशन करने से मोमेंटम का कोई भी लेना देना नहीं है। सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्लास का मोमेंटम कब मेंटेन रहेगा? जब आपकी लर्निंग और टीचिंग के दौरान, है ना, आपका जो लर्निंग और टीचिंग एक्टिविटी है उसमें ऐसी वो सारी चीजें जो कि टीचिंग या लर्निंग को इंटरप्ट करे, उसको अगर आप दूर कर देते हैं तो क्लास का मोमेंटम बरकरार रहता है। तो ये आंसर जो है वो सी यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा है, स्टार बना लेना, इससे जुड़े हुए काफी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। द नीड फॉर सक्सेस और एक्सपेक्टेंसी फॉर सक्सेस। एक्सपेक्टेंसी होता है एक तरह से आशा हो, उम्मीद, ठीक है। और इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब वो प्रेरणा, वो चीज जो आपको किसी चीज के लिए प्रेरित करें। आर थ्री मोटिवेशनल फैक्टर्स विच डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ। तो सिंपल सी बात है, ये अचीवमेंट नीड को करते हैं, ये अचीवमेंट नीड को डिटरमाइन करते हैं। नीड फॉर सक्सेस, एक्सपेक्टेंसी फॉर सक्सेस और इंसेंटिव वैल्यू जो है वो, ये इन तीनों का संबंध जो है वो अचीवमेंट नीड से लिया गया है। इनके टाइटल से ही आप यहाँ पर आप कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा है। लर्नर सेंटर्ड क्लास शुड नॉट बी वन वेयर। देखो, यहां पर लर्नर सेंटर क्लास के बारे में बात की गई है। शुड नॉट बी, नॉट दिया हुआ है, इट मींस जो तीन कॉन्सेप्ट जो दिए हुए हैं उनमें से, जो चार कॉन्सेप्ट जो दिए हुए हैं, सॉरी, क्या कहा गया है, जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से तीन ऑप्शंस तो ऐसे हैं जो लर्नर सेंटर क्लासरूम के रिगार्डिंग बात करता है और एक ऑप्शन जो है जो लर्नर सेंटर क्लासरूम के अगेंस्ट बात करता है। हमें उस पर्टिकुलर ऑप्शन को यहाँ पर ढूंढना है। द लर्नर शुड डू द गिवन एक्सरसाइज साइलेंटली एज साइलेंस इज बेटर फॉर लर्निंग टू अकर। अब देखो बात समझो, यहाँ पर यहाँ कहा गया कि जो लर्नर सेंटर क्लासरूम जो होती है उसमें स्टूडेंट को साइलेंटली एक्सरसाइज को करना चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज अगर साइलेंटली करेगा तो वो कहीं ना कहीं पैसिव है, ठीक है। लर्नर सेंटर क्लासरूम में जो स्टूडेंट होता है वो एक्टिव मोड में होता है, टीचर का रोल जो होता है वो पैसिव होता है। द लर्नर्स पर्सनल व्यूज एंड फीलिंग आर टेकन इनटू कंसीडरेशन। लर्नर सेंटर क्लासरूम में जो लर्नर होता है स्टूडेंट के पर्सनल व्यूज और फीलिंग्स को
प्रायोरिटी दी जाती है, बिल्कुल लर्नर सेंटर की बात होगी तो बी या तो बिल्कुल होगा। द लर्नर्स आर इंट्रिंसिकली इंटरेस्टेड, इंट्रिंसिकली का मतलब होता है जो अपने मन से, ठीक है, खुद अपने जो प्रेरणा जो है वो उसके मन से, उसके दिल से वो काम करने के लिए वो प्रेरित हो। तो एन इंक्लाइन टू एक्सप्लोर, सिंपल सी बात है, इस सी ऑप्शन में भी जो लर्नर है वो एक्टिव मोड में रहेगा तो सी भी है। द टीचर एक्ट्स मोर एज अनदर पार्टिसिपेंट्स इन द लर्निंग, यानी टीचर का भी जो रोल होता है वो बहुत अधिक नहीं, मोर एज अनदर पार्टिसिपेंट्स, यानी उस लर्निंग टीचिंग के प्रोसेस जो है उसमें जितने रोल जो लर्नर का है वैसा का वैसा रोल ही टीचर का है, उससे ज्यादा रोल नहीं है। टीचर का रोल जो है वो सिर्फ फैसिलिटेटर का होता है, जहां जहां स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम को समाधान देने का रोल टीचर का होता है। टीचर का कोई एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं होता। तो सिंपल सी बात है, बी, सी और डी, इन तीनों में तो लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम के फेवर में बात की गई है। ए ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि जो लर्नर ही अगर अगर साइलेंटली अगर एक्सरसाइज करेगा तो इट मींस वहां पर वो पैसिव है। लर्नर सेंटर क्लासरूम का फीचर जो है वो पैसिव लर्नर नहीं है। ए इज द करेक्ट आंसर। इससे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़कर समझने की जरूरत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, तो मैंने बार बार आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। चाइल्ड सेंटर्ड का मीनिंग हुआ वही लर्नर सेंटर क्लासरूम इज कैरेक्टराइज्ड, देखो, वेरी पैसिव टीचर, जिसमें टीचर एकदम पैसिव होता है और एक्टिव लर्नर, लर्नर एक्टिव होता है, क्या ये उसका कैरेक्टरिस्टिक है? या अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज फॉर द लर्नर, जिसमें लर्नर के लिए काफी सारी वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज होती है, वो चाइल्ड सेंटर क्लासरूम का कैरेक्टरिस्टिक है। चिल्ड्रन सिटिंग इन द सेंटर ऑफ द क्लासरूम, ये लर्नर सेंटर का कैरेक्टरिस्टिक है क्या, फीचर है क्या? या चिल्ड्रन टीचिंग अदर चिल्ड्रन, ये पीयर एजुकेशन में आ गया, कोई स्टूडेंट जो है वो दूसरे स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। देखो बात समझना, आप जब यहाँ पर पढ़ेंगे चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर सी और डी तो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते, आपको कंफर्म पता है। ए की अगर मैं बात करूं तो ए में कहा गया है कि जो टीचर है वो वेरी पैसिव होता है, ऐसा नहीं है टीचर का, हाँ टीचर पैसिव होता है लेकिन वेरी पैसिव नहीं है। जहां जहां टीचर की हेल्प लेनी होती है टीचर वहां पर अवेलेबल रहता है, टीचर फैसिलिटेटर का रोल होता है। आप यहाँ पर ऑप्शन जो है वो भी मार्क करेंगे, क्योंकि चाइल्ड सेंटर क्लासरूम वही होता है जिसमें बच्चे की नीड को ध्यान में रखते हुए उसी को टारगेट करते हुए उसके लिए कई सारी एक्टिविटीज जो है वो वहां पर होती है। तो यहाँ पर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज फॉर द लर्नर। यहाँ पर छोटे छोटे वर्ड्स, कुछ कुछ जो हिंट्स हैं वो आपको क्वेश्चन को सही या गलत करवाने में हेल्प कर सकता है। यहाँ पर देखो वेरी पैसिव टीचर्स से यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर एलिमिनेट हुआ। नेक्स्ट देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इफ अ स्टूडेंट आस्क अ टीचर अ क्वेश्चन इन द क्लासरूम, कोई भी स्टूडेंट अगर क्लास में टीचर से क्वेश्चन पुट अप करे, और व्हाट वुड द टीचर डू, टीचर को क्या करना चाहिए, सिंपल सी बात है, उसको उसके क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए। एडवाइज टू मीट आफ्टर द क्लास, ये थोड़ी है कि मेरे से क्लास के बाद मिलना, धमकी थोड़ी देनी है उसको, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन द क्लासरूम, अब ये सिंपल सी बात कि उसको क्लासरूम के डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने के लिए उसको इनकरेज करना चाहिए। एनकरेज टू आस्क मोर क्वेश्चंस, या उसको ये प्रेरित करना चाहिए उसके कि और क्वेश्चंस पूछ, या इनकरेज द टू सर्च आंसर्स इंडिपेंडेंटली, कि अपना आंसर खुद ढूंढ, नहीं, यहाँ पर डी तो हो नहीं सकता, ए और डी तो पॉसिबल नहीं है। या उसको इनकरेज करना चाहिए और अधिक क्वेश्चन पूछने के लिए। अब अगर मैं बी और सी की मैं बात करूं, बी और सी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्वेश्चन को बहुत बहुत ध्यान से समझकर बहुत लॉजिकल वे में आंसर देने की जरूरत है। कहा गया कि अगर कोई स्टूडेंट टीचर से क्वेश्चन पूछता है तो टीचर को क्या करना चाहिए, उसको और अधिक क्वेश्चन पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, या इनकरेज टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन इन द क्लास, क्लासरूम में डिस्कशन के लिए उसको इनकरेज करना चाहिए। तो देखो वैसे तो यहाँ पर बी और सी दोनों ही हो सकता है। अरे पहले तो उसको
उसका जो है और अधिक क्वेश्चन पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। सिंपल सी बात है, जब बच्चा और अधिक क्वेश्चन भी वो पूछेगा, जब आप उसको क्वेश्चन का समाधान देंगे, आप उसको उसके क्वेश्चन के आंसर बताएंगे, तो वो और अधिक और भी इन फ्यूचर नए नए क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा, सो दैट उसकी लर्निंग का जो एक सिस्टम है वो स्मूथली चलता रहेगा। सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ लेक्सिकल ग्रुपिंग। लेक्सिकल ग्रुपिंग, अब लेक्सिकल ग्रुपिंग क्या होती है? देखो, एक होती है फोनेटिक ग्रुपिंग। फोनेटिक ग्रुपिंग में जो वर्ड्स के साउंड्स होते हैं, लाइक हाइट, है ना, हाइट, साउंड्स की जो सिमिलैरिटी होती है उसके आधार पर हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। एक होती है सिमेंटिक ग्रुपिंग। सिमेंटिक, जो वर्ड्स की टाइप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, सिमेंटिक ग्रुपिंग में कैटेगरी की बात करते हैं, जैसे काऊ, और काऊ, जैसे हमने बात की मंकी, बुल, हॉर्स, कैमल, ये सब एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। अगर इस ग्रुपिंग की मैं बात करूं तो ये सिमेंटिक ग्रुपिंग है। और बात करता हूं लेक्सिकल ग्रुपिंग की, तो लेक्सिकल ग्रुपिंग में पार्ट्स ऑफ स्पीच की ग्रुपिंग की जाती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। तो यहां पर देखो, ग्रुपिंग वर्ड्स बाय देयर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। ग्रुपिंग वर्ड्स बाय देयर अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिल्कुल नहीं है। ग्रुपिंग वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर फोनेटिक सिमिलैरिटी, ये तो फोनेटिक ग्रुपिंग होगी। और ग्रुपिंग वर्ड्स बाय देयर यूसेज इन डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, ये भी नहीं। आंसर जो है वो ए रहेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर, नाउन वर्ब इनके आधार पर अगर हम ग्रुपिंग करते हैं तो वो ग्रुपिंग लेक्सिकल ग्रुपिंग होती है। उसको हम क्या बोलते हैं? लेक्सिकल ग्रुपिंग। तो इससे इन चीजों को भी आप ध्यान रखना। अब आपसे अगर पूछा जाए कि मान लो जैसे कैमल, हॉर्स, काउ, ठीक है, अगर इनकी ग्रुपिंग की जाए तो ये देखो, इन सबको हम एक एनिमल की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। ये सिमेंटिक ग्रुपिंग होगी, सिमेंटिक ग्रुपिंग होगी। वही अगर आपसे कहा जाए जैसे सिंग, डांस, जंप, राइट, अब इसकी बात की जाए तो ये वर्ब की कैटेगरी में आ गई, इसलिए इसको लेक्सिकल ग्रुपिंग कहते हैं। फोनेटिक ग्रुपिंग रेफर्स टू, फोनेटिक ग्रुपिंग क्या होती है? अभी हमने बात की थी कि फोनेटिक का जो मीनिंग होता है वो होता है साउंड्स, और साउंड्स में भी मोर प्रिसाइजली मैं बात करूं तो ये स्पीच साउंड की बात करता है। ये बात करता है स्पीच साउंड। फोनेटिक ग्रुपिंग जो होता है वो स्पीच साउंड की बात करता है। ऑर्गेनाइजिंग वर्ड्स बेस्ड ऑन देयर सिमेंटिक मीनिंग्स बिल्कुल नहीं है। ग्रुपिंग वर्ड्स टुगेदर बेस्ड ऑन देयर फोनेटिक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। कैरेक्टराइजिंग लैंग्वेज मटेरियल बाय द ग्रामेटिकल फंक्शन, ग्रामेटिकल फंक्शन जो है वो लेक्सिकल ग्रुपिंग में आता है, पार्ट ऑफ स्पीच की जिसमें हमने बात की थी। और शॉर्टिंग वोकैबुलरी अकॉर्डिंग टू इट्स फ्रीक्वेंसी, ये तो प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा बी, जिसमें हम उसके स्पीच साउंड के आधार पर हम लोग उसकी ग्रुपिंग करते हैं। नेक्स्ट क्या कहा? Which concept refers to the feeling of being genuinely interested and engaged in an activity for its own sake rather than for external rewards? देखो, कितना प्यारा सा क्वेश्चन कहा गया है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको इसके बारे में इसके रिगार्डिंग थोड़ी सी बात की थी। ये कह रहा है कि विच कॉन्सेप्ट रेफर्स, कौन सा कॉन्सेप्ट जो ये रेफर करता है, जो फीलिंग ऑफ जेन्युइनली इंटरेस्टेड, आप वाकई में इंटरेस्टेड है उस काम को करने के लिए, ठीक है, और अपने खुद के खातिर, मतलब आपका मन के अंदर अंदर से अंतरात्मा की जो आवाज है वो उस काम को करने के लिए आपको प्रेरित कर रही है, रादर देन एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। मान लो आपको किसी काम को करने के लिए मोटिवेशन मिला, ठीक है, आपका मन है कि आपको बड़े होकर डॉक्टर बनना है, और आप अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपके अंदर से जो आवाज आ रही है, अंतरात्मा की जो आवाज आ रही है, उसकी अगर मैं बात करूं, वो मोटिवेशन जो होता है उसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं, आंतरिक मोटिवेशन। और वही अगर किसी एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स की बात करूं, जैसे
मैं अगर आपको एक जैसे आपको कहूँ अगर आप ये काम पूरा करते हैं तो आपको इसके बदले में 10 लाख रुपए मैं आपको दूंगा। आप अंतरात्मा की आवाज से आप नहीं कर रहे, आप सिर्फ 10 लाख रुपए यानी वो बाह्य मोटिवेशन जो आपको मिल रहा है वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। तो यहाँ पर कहा गया है आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड है उस काम को करने के लिए, तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन की कैटेगरी में आता है। ये दोनों मोटिवेशन के टाइप नहीं है। एक्सट्रिंसिक का मतलब बाह्य और इंट्रिंसिक का मीनिंग आंतरिक। तो यहाँ पर आंतरिक मोटिवेशन की यहाँ पर बात की गई है। बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। देखो फिर मोटिवेशन की बात आ गई। मैंने कहा था कि मोटिवेशन से जुड़े हुए क्वेश्चंस एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है द कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इन्वॉल्व्स। कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन क्या है, मैं पहले भी बात कर चुका हूं। जो सीसीई है, ठीक है, उस इवेल्युएशन में हम लोग क्या करते हैं जिसमें स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक एक्टिविटी की हम इवेल्युएशन करते हैं। यानी जो आपके एकेडमिक से जुड़ा हुआ पार्ट है और नॉन एकेडमिक से जुड़ा हुआ पार्ट है उसमें हम सबकी स्टडी करते हैं, सबका इवेल्युएशन करते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग होता है जो डिटेल्ड हो। डिटेल्ड मीन्स जो आपकी स्कोलास्टिक जो एजुकेशन से जुड़ा हुआ जो आपका पार्ट हो उसकी भी, और जो आपकी हैबिट्स, आपके इंटरव्यूज, आपका बैकग्राउंड, उन सबको हम यहाँ पर अगर इसको इन्वॉल्व करें तो वो कॉम्प्रिहेंसिव में आता है। असेसमेंट ऑफ आंसर बुक, बिल्कुल आंसर बुक का भी असेसमेंट किया जाता है। परफॉर्मेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज, आपकी गेम्स, आपके स्पोर्ट्स में क्या आपकी परफॉर्मेंस है उसको भी यहाँ पर वेरीफाई किया जाता है या चेक किया जाता है। असेसमेंट ऑफ हेल्थ हैबिट्स, आपकी हैबिट्स, आपकी क्लीनलीनेस की हैबिट्स, सब कुछ चेक किया जाता है। तो डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन में हर तरह की चीज जो है वो इवेल्युएट की जाती है, वेदर जो स्कोलास्टिक पार्ट से हो या नॉन स्कोलास्टिक पार्ट से हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच थियरिस्ट इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द थियरी ऑफ इमिटेशन। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत शानदार तरीके से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सा थियरिस्ट है जिसका संबंध थियरी ऑफ इमिटेशन से है। आप बीएफ स्किनर की बात करते हैं तो आपको पता होगा बीएफ स्किनर ने बिहेवियरिज्म की थ्योरी दी है। बीएफ स्किनर जो है बिहेवियरिज्म की थ्योरी उन्होंने दी है। नॉम चॉम्स्की जो है उन्होंने लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का प्रिंसिपल दिया है। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, अब इसको हम लोग यहां तो डिटेल में पढ़ नहीं सकते, कोर्स में हम लोग ऑब्वियसली पढ़ते हैं लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस का प्रिंसिपल। वाइगोत्स्की ने कल्चरल हिस्टोरिकल प्रिंसिपल थियरी की बात की है। और जीन पियाजे जो है इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है। ठीक है, तो ये चार प्रिंसिपल्स है और चार उसके प्रोपोनेंट्स है। थियरी ऑफ इमिटेशन जो है इसका रिलेशन जो है वो बिहेवियरिज्म से है। थियरी ऑफ इमिटेशन को हम बिहेवियरिज्म के साथ में रिलेट करते करके पढ़ते हैं। ध्यान रखना, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए बिहेवियरिज्म का जो है रिलेशन किससे है तो बीएफ स्किनर से है। थियरी ऑफ इमिटेशन का रिलेशन किससे है तो आपको पता होना चाहिए बीएफ स्किनर से है। आपको लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस के बारे में पूछे तो नॉम चॉम्स्की के बारे में आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन के थ्रू भी आपको बहुत सारे फैक्ट्स आपको पता चले हैं, कई सारी चीजें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, which principle of selection emphasizes the inclusion of language items that serve multiple communication purposes। ऐसा कौन सा प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन है जो ये इंफेसाइज करता है कि हमें ऐसी चीजों को इंक्लूड करना चाहिए लर्निंग के लिए जो मैक्सिमम जो मैक्सिमम या मल्टीपल कम्युनिकेशन के लिए वो जो है वो एप्लीकेबल हो। तो सिंपल सी बात है, देखो फ्रीक्वेंसी ये बताता है हाउ ऑफन के प्रिंसिपल की बात करता है। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीक्वेंसी में हम उन ग्रामेटिकल एलिमेंट्स को पढ़ते हैं या सीखते हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, जो बार बार हमारी लैंग्वेज में काम में आते हैं।
प्रिंसिपल ऑफ कवरेज जो होता है वो उन प्रिंसिपल की चर्चा करता है जो कितने सारे फैक्टर्स को कवर करता है, यानी हम ऐसी कोई चीज, ऐसा वर्ड सीखें जिस वर्ड को बहुत सारे सिचुएशन में अप्लाई किया जा सकता है, उसको मल्टीपल कम्युनिकेशन में उसको अप्लाई किया जा सकता है। उस वर्ड को अगर, या उस ग्रामेटिकल जो सिंटैक्स है, स्ट्रक्चर है, या उस ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट को हम सीखने की बात करते हैं, तो वो प्रिंसिपल ऑफ कवरेज होता है। टीचेबिलिटी जो होता है वो टीचर के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, टीचर किस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने में टीचर ज्यादा इजी फील करता है, उस कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ाया जाता है, तो उसको टीचेबिलिटी कहते हैं। ग्रेडेशन जो होता है, जो ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर की बात करता है। तो यहाँ पर मल्टीपल कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग बात की है, यानी उन ग्रामेटिकल जो हमारे फीचर्स हैं, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको पहले पढ़ाया जाए, जिसका यूज मल्टीपल कम्युनिकेशन में किया जा सकता है, तो उसको कवरेज की कैटेगरी में रखते हैं, जो बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट को कवर करता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कवरेज जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर पूछा गया है लैंग्वेज इज सेड टू बी आर्बिट्री, लैंग्वेज को आर्बिट्री क्यों कहा जाता है? अब आर्बिट्री क्या होता है इसके बारे में बहुत अच्छे से समझना। लैंग्वेज, आपको अगर याद हो, हम हमारे कोर्स में, सिलेबस में जब लैंग्वेज की चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज के बारे में ही बताया जाता है। लैंग्वेज का सबसे प्राइमरी जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है लैंग्वेज इज आर्बिट्री, यानी कोई भी लैंग्वेज जो है उसके पीछे, लैंग्वेज के अंदर कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई आइडिया, जो उस आइडिया के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। सिंपल सी बात है, मेरे पास में ये पेन है, इस पेन को हम स्टाइलस पेन कहते हैं। अब इसका नाम स्टाइलस पेन ही क्यों हुआ? इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है। ऐसी चीजें जो होती है उसको हम लोग आर्बिट्री कहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया लैंग्वेज को आर्बिट्री क्यों कहा जाता है? द साउंड ऑफ ए वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू इट्स मीनिंग। वर्ड का साउंड उसके मीनिंग से रिलेट करता है, इसलिए बिल्कुल नहीं, किसी भी वर्ड का साउंड जो है, ये जरूर नहीं कि उसके मीनिंग से भी रिलेट करे। कुछ वर्ड्स होते हैं ओनोमेटोपिया जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक्सेप्शंस है इनकी कैटेगरी में। बाकी यहाँ पर मान लो जैसे मेरे हाथ में ये क्या है, पॉइंटर। इस पॉइंटर की अगर मैं बात करूं, इस पॉइंटर का नाम, अगर मैंने पॉइंटर क्यों रखा, मंकी क्यों नहीं रखा, इसके पीछे कोई वैलिड लॉजिक नहीं है, रीजन नहीं है। आपको जो उचित लगा आपने उसको रखा। तो यहाँ पर ये जो है वो तो नहीं हो सकता। देयर इज नो इनहेरेंट कनेक्शन बिटवीन द साउंड ऑफ ए वर्ड एंड इट्स मीनिंग। किसी भी वर्ड के साउंड और उसके मीनिंग के अंदर कोई भी इनहेरेंट मीनिंग जो कनेक्शन है वो नहीं है। बिल्कुल सही बात है। वॉल को हम वॉल ही क्यों कहते हैं? उसका उसके मीनिंग से कोई वास्ता नहीं है, हमने मीनिंग को एट्रीब्यूट किया है, मीनिंग को उस पर आरोपित किया है। तो बी मुझे यहाँ पर सही लग रहा है। चलो मैं एक बार नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ भी बढ़ता हूँ। वर्ड्स हैव फिक्स्ड मीनिंग अक्रॉस ऑल लैंग्वेज, नहीं, किसी भी वर्ड का हर लैंग्वेज में फिक्स मीनिंग नहीं होता। ऑल लैंग्वेजेस यूज द सेम वर्ड फॉर द सेम कॉन्टेक्स्ट, नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि वर्ड जो है, उस वर्ड का क्या मीनिंग है वो आपको जानना पड़ता है। उस वर्ड के अंदर इनहेरेंट उसका मीनिंग नहीं होता, इस वजह से उसको आर्बिट्री कहा जाता है। जंप जो वर्ड है, जंप का मीनिंग जैसे कूदना हुआ, राइट का मीनिंग लिखना हुआ, तो इसको राइट को लिखने के लिए राइट वर्ड क्यों बनाया गया, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। इसके अंदर ये लिखना जो को उसमें इनहेरेंट नहीं है, हमने इस मीनिंग को एट्रीब्यूट किया है, हमने अपनी तरफ से मीनिंग उसको प्रोवाइड करवाया है। इसी सिद्धांत को कहते हैं आर्बिट्री। जब उसके उसके अंदर कोई लॉजिक नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं होता, कोई लिंक नहीं होता, उसको आर्बिट्री कहते हैं। तो बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर लैंग्वेज स्किल्स? ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। लैंग्वेज स्किल्स की बात करते हैं, आप लोगों को पता है LSRW की हम लोग बात करते हैं। लैंग्वेज लर्निंग की स्किल्स होती है जिसमें L स्टैंड्स फॉर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, मेमोराइजिंग, डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहने वाला है, क्योंकि मेमोराइजिंग जो है लैंग्वेज स्किल का पार्ट नहीं होता, फोर मेन लैंग्वेज स्किल्स का पार्ट नहीं है। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द एम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज टू डेवलप लर्नर्स एबिलिटी टू। लैंग्वेज टीचिंग का जो मेन मकसद होता है वो क्या उत्पन्न करना होता है लर्नर में? यूज लैंग्वेज क्रिएटिविटी इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट, कि बच्चा लैंग्वेज की क्रिएटिविटी के थ्रू लैंग्वेज को वेरियस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सके, या वो डिक्शनरी पर रिलाई होकर, डिक्शनरी पर डिपेंडेंट होकर ट्रांसलेशन कर सके, बिल्कुल नहीं होता।
अवॉइड मेकिंग एनी लैंग्वेज मिस्टेक नहीं, ये भी नहीं। लैंग्वेज का मेन टारगेट मिस्टेक्स को अवॉइड करना नहीं होता, उसको बोलना, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लैंग्वेज को यूज करना सिखाना होता है। और स्टडी लिटरेचर द टारगेट लैंग्वेज एक्सक्लूसिवली नहीं, लैंग्वेज सिखाने का मेन उद्देश्य जो होता है वो उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाए, उस लैंग्वेज में अपने विचारों को वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा पाए। ये सबसे हमारा प्राइम जो ऑब्जेक्टिव होता है। तो लैंग्वेज टीचिंग का जो एम होता है स्टूडेंट के लिए, वो स्टूडेंट में क्या डेवलप करना होता है कि वो वेरियस कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग सिचुएशन के अंदर उस लैंग्वेज को यूज कर सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ए रहने वाला है प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। इन T20 क्वेश्चन से हमने बहुत कुछ सीखा है। आप दोबारा लेक्चर को देखेंगे, इनसे जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं उनकी नोट्स बनाएंगे, तो यकीन मानिएगा एग्जाम तक मैं अराउंड 50 60 70 क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। और आप मानिए अगर 60 क्लासेस भी हुई और डेली इसमें 20 क्वेश्चंस हुए, तो आप देख पाएंगे ऑलमोस्ट कितने 1200 प्लस क्वेश्चन जो है वो आपको मैं यहाँ पर सीरीज के थ्रू करवा दूंगा। 1200 क्वेश्चंस अपने आप में कितने कॉन्सेप्ट्स होंगे, कितने क्वेश्चंस रिपीट होंगे, तो यकीन मानिएगा जो आप जैसा कहता हूं मैं, या आप लोगों का जो टारगेट है 30 आउट ऑफ 30, ये ध्यान रखना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 30 आउट ऑफ 30 भी पॉसिबल है। हमारा टारगेट 30 आउट ऑफ 30 रहना ही चाहिए। वो बाद की बात है, 25 आए 27 आए वो बाद की बात है। हमारा तो मेन टारगेट, हमारा मेन लक्ष्य क्या होना चाहिए, जो रीट के एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज का जो भी पेपर हम सेलेक्ट करें, उसमें जो 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं, उन 30 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस हमें करेक्ट करने चाहिए, होने चाहिए। ये हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए। बाकी मिलते हैं, मैं आप लोगों के साथ हूँ। तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।